चीज है, चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसमें पढ़ना था कि सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का घट जाएगा, है ना, यानी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट से कम होगा। दूसरा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें यह जानना था कि सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट हम ऐड करते हैं तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, यानी कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा, यानी कि यदि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है तो पानी चीनी के सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा ये बात अमाउंट ऑफ चीनी पे डिपेंड करेगा कि कितना चीनी उसमें ऐड किया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था तीसरा, जिसमें यह जानना था कि जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, यानी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, कम होगा सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। यानी कि पानी को जमने दें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी जम जाता है, लेकिन पानी में चीनी मिला दें, पानी में नमक मिला दें, पानी में ग्लूकोज मिला दें, सुक्रोज मिला दें, फ्रुक्टोज मिला दें, कुछ भी मिला दें आप, तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस में चला जाएगा, -2 डिग्री, -3 डिग्री। पानी का कितना था? पानी का कितना था? 0 डिग्री। अब पानी में कोई सॉल्यूट मिला दिए तब कितना हो गया? -2, -3, -4। ये डिपेंड करेगा कि कितना सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज मिलाए थे उसमें। इसीलिए तो कहते हैं उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेचर पे डिपेंड नहीं करता कि क्या मिलाए थे, कितना मिलाए थे, इस बात पे डिपेंड करता है कि फ्रीजिंग पॉइंट उसका कितना घटेगा। चौथा था ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, मूवमेंट ऑफ वाटर लो कंसंट्रेशन से या फिर हाई वाटर कंसंट्रेशन से या फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से, फेनोमेनन को कहेंगे ऑस्मोसिस। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन रख दे तो वाटर का मूवमेंट सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में ही हो जाएगा, है ना। इसमें बहुत कुछ बात नहीं है, बोतलू खिलावे वाला बात। ये डिफिनीशन था, ठीक है। 3 तरह का डिफिनीशन वही लिखे, फेनोमेनन ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई water concentration solution to that of low water concentration solution across the semi permeable membrane until the concentration of both sides are equal, ठीक है। phenomenon of movement of solvent from low concentration solution to high concentration solution through semi permeable membrane until the concentration of both sides equal. Phenomenon of movement of water solvent from hypotonic solution to hypertonic solution until both the solution become isotonic, called as osmosis. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं किसको? देखो देखो जो अभी आया है वो भी 1-2 लाइन जान जाएगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर का मतलब ही होता है ज्यादा, है ना। नहीं, कभी कभी गुस्सा आ जाते थे, कहते हैं एकदम सर हाइपर हो गया था। हाइपर मतलब होता है ज्यादा, तो ज्यादा करने का मतलब है हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक का मतलब है लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, और आइसोटोनिक का मतलब जब 2 सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए तो सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? आइसोटोनिक कहेंगे। मेम्ब्रेन 3 तरह का होता है, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल, फ्रीली परमिएबल। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट कोई पास ना करे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसमें सॉल्वेंट पास करे, सॉल्यूट पास नहीं करे। क्यों पास करे सॉल्वेंट? तो बताए हैं कि इस मेम्ब्रेन में 75 एंगस्ट्रम का छेद होता है, पोर्स होता है। उस 75 एंगस्ट्रम से जो छोटा होगा पार्टिकल वो पास कर जाएगा। चूंकि सॉल्यूट मॉलिक्यूल का साइज इससे बड़ा होता है इसलिए वो पास नहीं करता। फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन जिसमें सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों ही पास कर जाता है। ऑस्मोसिस 2 तरह का, इंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस। इसमें लिखा जाएगा कि कोई सेल है या कोई पार्टिकल है, जैसे किशमिश है, बादाम है, चना है, इसको पानी में रख दिए
या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिए तो बाहर से पानी सेल के अंदर चला जाएगा। सीबीएसई बोर्ड वाले को ज्यादातर वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी करता रहता है, डायरेक्टली सेल भी ना लिखता है कि व्हेन ए आरबीसी प्लेस्ड इन वाटर व्हाट विल हैपन आफ्टर 2 आवर, तो बोले आरबीसी स्वेल कर जाएगा और कुछ ना, पानी अंदर घुस जाएगा। ठीक है, फिर वही पूछेगा, तो इंडोस्मोसिस हो गया। फिर वही पूछेगा कि आरबीसी को यदि हम या एग सेल को, है ना, अंडा को ऊपर वाला लेयर हटा के यदि नमक वाले सॉल्यूशन में रख दें देन व्हाट विल हैपन इन 2 और 3 आवर, तो वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। क्या, क्योंकि वाटर का मूवमेंट आउट फ्रॉम सेल हो जाएगा। ठीक है, इसको एक्सोस्मोसिस कहते हैं। हमने बताया आपको जो अचार वगैरह बनाते हैं, आम का अचार मम्मी बना रही होंगी अभी, तो नमक चाहिए होगा 2-2.5 किलो। ठीक है, तो नमक इसीलिए चाहिए कि जो आम में जो वाटर है एक्स्ट्रा कंटेंट वो बाहर आ जाए, है ना, नमक में आ जाता है। और इससे फायदा क्या होता है, नमक वाले सॉल्यूशन में कोई बैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं हो पाता है, फंगल एक्टिविटी नहीं हो पाता, मतलब फंगस ग्रो नहीं कर जाएगा। खाना है ना, उसमें फंगस या बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा तो वो खराब हो जाएगा। तो नमक वाला सॉल्यूशन है, यदि कोई लिविंग बॉडी ग्रो करना चाहेगा भी तो उसका वाटर क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वैसे ही सूख जाएगा। फेनोमेनन को कहते हैं एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस रिजल्ट इन प्लाज्मोलाइसिस, सिकुड़ा हुआ सेल को कहते हैं, है ना। और ये रिजल्ट इन स्वेलिंग या इम्बाइबिशन, फूला हुआ तना हुआ सेल को कहते हैं। अब है प्रेशर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्मोसिस। इसमें हम बताए थे 2 तरह का प्रेशर है, ये थोड़ा अंदर का बात है, टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर। पानी जब सेल के अंदर घुस जाता है तो पानी सेल मेम्ब्रेन पे प्रेशर लगाता है जिसके कारण सेल तन जाता है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज। न्यूटन साहब के वजह से हर फोर्स के अपोजिट में एगो फोर्स लगे लगता है, दैट इज कॉल्ड द वॉल प्रेशर। तो एक टर्गर प्रेशर होता है और एक वॉल प्रेशर। टर्गर प्रेशर अंदर से बाहर की तरफ लगेगा और वॉल प्रेशर ये मेम्ब्रेन लगाएगा। क्लियर है। यदि टर्गर प्रेशर कम है और वॉल प्रेशर ज्यादा है, तो वॉल प्रेशर ज्यादा है तो सेल कैसा हो जाएगा, झिंगुर जाएगा ना, तो सेल श्रिंक्ड हो जाएगा, सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। और ऐसे ही केस में इंडोस्मोसिस होता है ना, ताकि सेल तन जाए फिर से। टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर के बराबर है, ग्रेटर है, तो टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा, मतलब अंदर से प्रेशर ज्यादा लगेगा तो सेल फट भी सकता है। टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर के बराबर है तो मूवमेंट ऑफ वाटर क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम, यानी जितना पानी इधर से इधर जाएगा उतना ही पानी इधर से इधर भी आएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर, यही बात था, देखो इधर में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रखे, इधर में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखे। वाटर का मूवमेंट हाइपोटोनिक से अपने आप ही होगा, और हम आपको अब सिखाए थे कि वाटर का मूवमेंट इधर से इधर हो रहा है, सॉल्यूशन अभी आइसोटोनिक नहीं हुआ है तो पानी और इधर से इधर आएगा। लेकिन हम यहां पे लगा दिए पिस्टन, ठीक है, तो पिस्टन लगाने की वजह से पानी का मूवमेंट रुक जाएगा। और यदि नहीं रुका, मतलब पिस्टन को भी धक्का देगा ना भाई, पानी आ रहे हैं, तो पिस्टन को धक्का देगा तो हम लगा देंगे प्रेशर ऊपर से, पिस्टन को पकड़ के ऐसे, और नहीं दबेगा तो बैठ जाएंगे उसी पर, तो प्रेशर लगाए ना ताकि पानी और आगे नहीं आ सके। तो जो हम प्रेशर लगाए जिससे कि वाटर का मूवमेंट रुक गया उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर विच स्टॉप द फेनोमेनन ऑफ ऑस्मोसिस कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर ये बाहर से ही लगेगा हमेशा, ठीक है। अब ये जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा उतना ज्यादा वाटर का मूवमेंट हो रहा होगा इधर से इधर, ठीक है। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा यहाँ पे पानी का मूवमेंट उतना ही ज्यादा इधर से इधर होगा। कल एक बच्चा बोल रहा था सर टेम्परेचर इधर ज्यादा होगा कि इधर ज्यादा होगा, टेम्परेचर तो एक ही है ना, जैसे ऑस्मोसिस का फेनोमेनन है तो अभी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑस्मोसिस हो रहा है, तो यहाँ भी 25 ही है, यहाँ भी 25 ही, 35 तो 35 ही रहेगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा मूवमेंट उतना ज्यादा होगा, रेट ऑफ ऑस्मोसिस बढ़ेगा। तो वही लिखे। अच्छा ये एक बात और है, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं,
हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम प्रेशर। हाइड्रो का मतलब वाटर से, स्टैटिक मतलब ठहर जाना, वाटर का मूवमेंट रुक जाएगा और कहां आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन और दूसरा टेम्परेचर। तो दो इक्वेशन मिला देंगे, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी। एक सॉल्यूशन कांस्टेंट एस लेके आए, सॉल्यूशन कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड गैस कांस्टेंट के बराबर, एस बराबर सी, तो एस बराबर आर, तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हो गया सी आर टी। टी टेम्परेचर लिखना है केल्विन स्केल में, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है और सी कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी, मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल यानी वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। आर गैस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 8.314 जूल में 0.0821, एटीएम लीटर में 0.083 बार लीटर में। क्लियर। अब पाई इज इक्वल टू सी आर टी, सी बराबर एन बाई वी, तो पाई बराबर एन बाई वी आर टी, पाई वी बराबर वी वॉल्यूम एन नंबर ऑफ मोल, एन डब्ल्यू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, पाई वी बराबर डब्ल्यू आर टी बाई एम, एम बराबर डब्ल्यू आर टी बाई पाई वी। We can calculate molecular mass of unknown solute if present in the solution by the help of colligative property especially। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक एप्लीकेशन है किसी अननोन सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को निकालने का, है ना। जैसे कोई सॉल्यूशन है और हमें पता नहीं है कि इसमें कौन सा सॉल्यूट डिजॉल्व है, यदि पता नहीं है तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी पता नहीं, फॉर्मूला भी पता नहीं, तो उसका यदि हम ऑस्मोसिस कराएं और ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करें तो इस फॉर्मूले से उस अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बताएं कि सीबीएसई बोर्ड का एक क्वेश्चन होता है और ज्यादा बार आता है कि वाई osmotic pressure generally or more preferably used to calculate molecular mass। तो कारण है ये मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकाल सकते थे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से भी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से भी और डिप्रेशन इन, तीनों से निकल सकता था मॉलिक्यूलर मास, लेकिन ज्यादातर किस से निकालते हैं। हाँ, ये मेडिकल का क्वेश्चन भी हो सकता है, बीच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोस्टली या मोर प्रीफरली यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, तो आंसर लगेगा ऑस्मोटिक प्रेशर। कारण क्या होगा वो सुनिए। पहला फिनोमेनन था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए सॉल्यूशन को गर्म करना पड़ेगा और गर्म करने से यदि सॉल्यूट मॉलिक्यूल प्रोटीन हुआ या कोई एंजाइम्स हुआ तो उस डीनेचर्ड हो जाता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइल करने से भी डीनेचुरेशन हो जाएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीज करने से भी मॉलिक्यूल डीनेचर्ड हो सकता है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर में आपको ऐसा कुछ करना नहीं। अगला में सवाल लिखें, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोर प्रीफर्ड अमंग अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वही बात लिखा हुआ है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोस्ट प्रीफर्ड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास सिंस इन अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज, है ना, और डिक्रीजेज ड्यू टू विच लिविंग सॉल्यूट मॉलिक्यूल लाइक एंजाइम प्रोटीन गेट डीनेचर्ड। सॉलिड जवाब है और यही जवाब है, सिर्फ दूसरा और कुछ नहीं। वो ऐसे नहीं कि आप जो लिखते हैं इसलिए प्रीफर किया जाता है कि, इसलिए प्रीफर किया जाता है कि पाई बड़ा अच्छा है। ये देखिए, ये ग्राफ बनाए पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी का, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का, और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी का। और ग्राफ में क्वेश्चन भी बताएं कि देखो ये ग्राफ ऐसे उठा, ये स्लोप बराबर लिखोगे ना ओ ए बाई ओ बी टेन थीटा, तो पाई है इधर ओ ए और इधर टी, पाई बाई टी इज इक्वल टू सी इंटू आर। टेन थीटा बराबर ओ ए बाई ओ बी बराबर स्लोप पाई बाई टी सी आर।
और इसी पर इस साल का एक मेडिकल का क्वेश्चन बताएं, है ना, 2024 में ही यही सवाल आया है ना, इस सवाल उधर अलग बताए होंगे। चलिए अब आगे देखिए, 3 क्लास का रिवीजन हम करा दिए, 3 क्लास हम आपको पढ़ाए हैं और 15 मिनट लगाए, 15 मिनट में 3 क्लास बोल दिए। बस यही स्पीड से यदि आप 15 मिनट 48 घंटा में पढ़ लीजिए तो कम से कम एक क्लास तो पढ़ ही लीजिए ना। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वल कंसंट्रेशन। आइसो मतलब सेम होता है, आइसो का मतलब ही सेम होता है, और टोन का मतलब समझ ही रहे, एकदम सेम टोन में है ना। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं और आपका टोन भी हमसे मिलता है, आप पढ़ रहे हैं तो सेम टोन में, हम इधर कुछ करेंगे आप कुछ करेंगे तो टोन अलग हो जाएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको कहेंगे भाई? सॉल्यूशन ऑफ इक्वल कंसंट्रेशन, इक्वल कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वल कंसंट्रेशन कॉल्ड एज आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देख लो मेरे साथ, फिर लिखना, पाई इज इक्वल टू सी आर, यहां पे सी क्या है? कंसंट्रेशन। सुनते रहोगे, पाई 1 लिख रहे हैं, सुनोगे पहले, समझ जाओगे तो लिखना आसान हो जाता है। C1 लिख दें, आर टी 1 पाई 1 इज इक्वल टू C1 आर टी 1। दो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बराबर होता है तो सॉल्यूशन को आइसोटोनिक कहते हैं। वही दो सॉल्यूशन लेके हम आ रहे हैं, पाई 2 बराबर C2 आर T2, पाई 1 बाई पाई 2 करते हैं एकदम आराम से। क्या लिखेंगे? C1 आर T1 बाई C2 आर, आर में R1 R2 करने की जरूरत नहीं है, आर में R1 R2 करने की जरूरत नहीं है, तो आर से आर कैंसिल हो गया क्या? तो अब क्या लिखें? पाई 1 बाई पाई 2 बराबर C1 T1 बाई C2 T2। समझिएगा बात को। फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, कौन सॉल्यूशन? हम लोग जानते हैं C1 बराबर होगा या नहीं होगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन उसी को कहते हैं जिसके कंसंट्रेशन बराबर होते हैं। तो कंसंट्रेशन 1 सॉल्यूशन का बराबर हो गया कंसंट्रेशन। अब बताइए, पाई 1 बाई पाई 2 इज इक्वल टू C1 T1 बाई C2 T2 ही लिखा हुआ था ना। और यदि सॉल्यूशन आइसोटोनिक है तो कट गया कि ना कट गया? कट गया कि ना कट गया? तो पाई 1 बाई पाई 2 इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है? और यदि दोनों सॉल्यूशन सेम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, जो जनरली होगा, है ना, एक रूम में दो सॉल्यूशन रखे हैं, एगो में चीनी पानी एगो में ग्लूकोज पानी, तो टेम्परेचर थोड़े अलग है, तो दोनों नेचुरली सेम टेम्परेचर पे। इफ द सेम टेम्परेचर दैट इज T1 बराबर T2, तो बताओ क्या निकल के आ रहा है? पाई 1 बाई पाई 2 बराबर T1 बाई, अभी भी कट गया कि नहीं कट गया? दैट इज इक्वल टू 1, आणि पाई 1 बाई पाई 2 इज इक्वल टू 1, आणि पाई 1 बराबर, मतलब कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जानते हो मेडिकल IIT का सवाल बन गया, खाली रटने से नहीं होता कि इक्वल कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को आइसोटोनिक तो कहते ही हैं,
लेकिन वैसे दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाए उसको भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन ही कहते हैं। टू सॉल्यूशन हैविंग इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी आइसोटोनिक। तो ये क्वेश्चन निकाल के लेके आए, क्वेश्चन बनाए। टू सॉल्यूशन of equal osmotic pressure must be isotonic in nature। कंसंट्रेशन बराबर तो होना ही है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी बराबर हो जाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन के। लिखिए, शांत रहिए, हल्ला गुल्ला करने की कोशिश मत कीजिए, एकदम चुपचाप बैठ के लिखिए। और लिख लिए तो बस उसको सोचिए कि हाँ क्या क्या बातें हुआ, पाई वन बराबर पाई टू कैसे आया, पीछे कॉपी करके अपने से प्रूव कीजिए, बहुत काम रहता है। कैसे दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक वाले को हम लोग बराबर किए ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले हम दो सॉल्यूशन जो रखे वो पाई वन और पाई टू लिए, तो C1R_T1 और एक होगा C2R_T2। चूंकि दोनों का कंसंट्रेशन बराबर था तो C1 बराबर C2 कर दिए, तो कट गया। तो पाई वन बाई पाई टू बराबर T1 बाई T2 सिर्फ आया। और यदि टेम्परेचर भी सेम ले लिए जो होना ही है तो वो भी कट गया, तो पाई वन बराबर पाई टू आ गया। आने यदि दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक है तो वो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी बराबर ही होगा, है ना। यही लाइन स्ट्रांगली लिखना है कि इफ टू सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक दे मस्ट हैव इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर। दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हुआ, दे मस्ट बी आइसोटोनिक, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। साथ में जोड़ना चाहिए, टू सॉल्यूशन ऑफ इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी आइसोटोनिक इन नेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नहीं तो टेम्परेचर खेल बिगाड़ सकता है ना। T1 बाई T2 है। लिख दिए, लिख दिए।
नहीं, अभी आइडियल नॉन आइडियल बचा हुआ है, लास्ट नहीं। एक क्वेश्चन कहे होंगे बनाने के लिए आप लोगों को। 2.22 बढ़े बढ़े आगे। क्वेश्चन 2.22 एनसीईआरटी का, एट 300 केल्विन, लिख भी सकते हैं आप, लिखिए एट 300 केल्विन 2.22 तक एक एक क्वेश्चन हमने बताया हुआ। आगे भी आपसे बनने लायक सवाल है इसमें। एट 300 केल्विन कॉमा दे दीजिए, 36 ग्राम ग्लूकोज, 36 ग्राम ग्लूकोज, लिखिए जी सवाल लिखिए। 36 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंटिंग इन ए लीटर, एलटी लिखे लीटर के लिए, इन ए लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन, in a liter of its solution has an osmotic pressure, has an osmotic pressure of 4.98 bar. If the osmotic pressure of the solution is 1.52 bar at the same temperature, what would be its concentration? What would be its concentration? सवाल लिखे। देखिए क्या लिखा है, 300 केल्विन 36 ग्राम ग्लूकोज, वेट ऑफ ग्लूकोज, देखिए पूरा लिखते हैं क्या दिया हुआ है, आपको क्या करना चाहिए, कम से कम ये काम करना चाहिए। वेट ऑफ ग्लूकोज कितना, 36 ग्राम, और कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूलर मास की भी जरूरत पड़ती है ना, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास भी जस्ट निकाल ही लेना चाहिए। 12 गुना 6, 1 गुना 12 और 16 गुना 6, 180 ग्राम प्रेजेंट इन ए लीटर, यानी वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर। सॉल्यूशन है एन ऑस्मोटिक प्रेशर 4.98 बार, पाई दिया हुआ है
4.98 बार। अब कहता है इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.52 बार। बोला कि 36 ग्राम ग्लूकोज जब 1 लीटर सॉल्यूशन में है तब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 4.98 बार। लेकिन यदि ऑस्मोटिक प्रेशर 1.52 बार हो जाए उसी टेम्परेचर पे तो व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन। सवाल यह है कि यदि प्रेशर 1.52 बार हो जाए सॉल्यूशन का तो उस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन कितना होगा ये पूछ रहा है। यानी दो केस है, एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर 1 यदि 4.98 बार है तो कंसंट्रेशन ये है 36 ग्राम ग्लूकोज, 180 ग्राम मतलब 36 ग्राम ग्लूकोज 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो कंसंट्रेशन ही दिया है ना वो। और दूसरा कंडीशन है कि यदि ऑस्मोटिक प्रेशर 1.52 बार हो जाए तो कंसंट्रेशन क्या होगा। तो जरा देखिए अभी फॉर्मूला पढ़े थे दो वाला π1 बाई π2 पढ़े ना जी, C1R T1 बाई C2R T2 है ना। दो तरह का यदि ऑस्मोटिक प्रेशर है तब यही लगना है। चूंकि क्वेश्चन कह रहा है सेम टेम्परेचर, क्या काट दें, क्या काट दें, T1 T2 कट गया, R पहले से कट जाता है। C कॉन्सेंट्रेशन बराबर फॉर्मूला बताए थे नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम को फिर सॉल्व करेंगे तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम किस चीज में, दिस इज कॉल्ड मोलरिटी। एक ठोका तो सी पूछ ही रहा है, कंसंट्रेशन ही पूछ रहा है, और दूसरे का वेट मॉलिक्यूलर वेट दिया है, तो सवाल तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है एक ही लाइन में। क्या करना है π1 बाई π2 एकदम आराम से देखिए, C1 के जगह पे रख देते हैं वेट 1 मॉलिक्यूलर वेट 1 इनटू वॉल्यूम 1, और C2 को C2 छोड़ देते हैं। इसको काहे के लिए सॉल्व करें, तो कंसंट्रेशन ही पूछ रहा है। तो π1 कितना 4 π2 कितना 52, वेट 36 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 180, वॉल्यूम 1 इंटू C2। कहानी खत्म। 36 5 से कटेगा क्या, क्या ये पॉइंट से उड़ी जाएगा, तो 498 बटा 152 इज इक्वल टू 1/5 C2। क्या, तो C2 बराबर निकाल लेना है 152 बटा 498 गुना 5। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। ठीक सॉल्व किया 0.061। कंसंट्रेशन का यूनिट मोलरिटी वाला होगा, मोल पर लीटर है ना। 0.061 आ गया है जी, सही है। जीरो 0.061 मोल पर लीटर, या बड़ा वाला ये मोलर भी लिख सकते हो।
लिखो। बोलिए, कोई समस्या है तो बताइए कि सर यहाँ पे ये दिक्कत है, ऐसे क्यों कर दी, यही सब ना पूछेगा। क्वेश्चन लिखिए दूसरा, होमवर्क भी दिए हैं इंटेक्स वाला, बनाए हैं इंटेक्स वाला क्वेश्चन जी। 2.9 से 2.12 तक दिए होंगे क्या? 2.12 लिखिए, बताते हैं। बना लिए सब? चलिए, होमवर्क सब कर ही लिए। बन गया है? वाह, ये क्वेश्चन बन रहा है, उसको तो याद ही नहीं होगा। समाज है ना, सब तरह का लोग रहता है। लिखिए। नहीं नहीं, याद है, देखिए वो बड़े मुस्कुरा रहा है। याद नहीं रखना चाहिए सब, अच्छा बात है, ये सब याद काहे के लिए रहेगा। ये कैलकुलेट द क्वेश्चन, कैलकुलेट द, हाँ बस वही एक क्वेश्चन देंगे, और फिर डीपीपी भी दिए होंगे। हाँ, फिर वो कुछ उसका देखेंगे। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल, इन पास्कल, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल exerted by solution, exerted by solution, prepared by, prepared by dissolving, prepared by dissolving 1 gram, prepared by dissolving 1 gram of polymer, 1 gram of polymer, 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 polymer of molar mass, polymer of molar mass 1,85,000, मोलर मास 185,000, 185,000 in 450 ml of water, in 450 ml of water at 37 degree centigrade, at 37 degree सेंटीग्रेड। 1.12 होगा उसमें, देखो इन टेक्स्ट, बस यही सवाल। इसमें टेम्परेचर रखने का एक तरीका है, वो बताना है हमें, इसलिए क्वेश्चन दिए। बहुत लोग बनाए हैं भी, बनाए ना जी, घूम के देख लें। होमवर्क खाली एक बार खाली घूम के देख लेंगे, होमवर्क है जी, देखिए।
होमवर्क है एब्सेंट है होमवर्क तुम्हारा, देखिएगा तुम्हारा इधर नहीं ना, वेरी गुड है जी, ए करेगा बस, देखिए वो चक्का टाइप का है, मतलब वो चक्का करने से भी हो करता है ऐसे स्टेशन पे पॉकेट मार सबको नहीं देखा है? जो पॉकेट मारता है वही कहता है चोर 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 चोर। हाँ ठीक है, देखिए बन गया इधर, इधर देखिएगा, खाली हम देखेंगे बस और कुछ नहीं, हम कहा कुछ बोल भी नहीं रहे। इधर है पीछे लगो, अरे तुम यहाँ पे बैठ के लिखता है सो तुम बनाएगा तुम तो यहीं बैठ के ना लिखता है, तुमरे बर्दाश्त करने के लिए हमको कितना खून का घूंट पीना पड़ता है कि तुमको यहाँ पे हम बर्दाश्त कर सकें। हाँ ही बोले जाना, यहाँ पे बर्दाश्त ही नहीं होता ये। देखिए होमवर्क क्लीन है एकदम, वो होमवर्क क्या होता है पता ही नहीं है, मतलब कौन और काम के लिए पटना में रहे थे कि बस यही वो काम था। नहीं जैसे बता दीजिए कि हमको भाई इतना इतना काम दे दिया गया है पहले से, बनाए हैं, अरे वाह दिखाई तो, आप यदि बना लें हम हमारी जीत है इसमें। कहाँ है, धीरे धीरे वही रंगत में आ रहे हैं ना। हाँ देखिए यहाँ पे बना है, गुड, ठीक है, क्या जी, नहीं आर का वैल्यू 0.083 किस में दिया है वो, एटीएम में पास्कल में, तो एटीएम वाला वैल्यू रखे, एक एटीएम बराबर 10 पर पावर 5 पास्कल होता है। समूचे साफ है, कहाँ बनाया है, 8.314 रखाएगा, वो भी ले सकते हैं, नहीं ना ले सकते हैं, कहाँ बनाए, कहाँ बनाए दिखाइए, 4-5 लोग बनाए हैं भाई, जो बनाए उसकी उसको बहुत बहुत धन्यवाद। 10 टू द पावर कितना है 3, ठीक ही है। देखिए साहब हम बनाते हैं ये सब, कुछ कुछ करने से आपको रहता है ना कि कुछ काम काम है, इसलिए हम लोग होमवर्क कहते हैं, और क्या मतलब, तो जानते हैं बताएंगे सब, हर तरह का क्वेश्चन तो बताएंगे ही, लेकिन आपको लगना चाहिए कोई काम है, बस इसके लिए। आंसर, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल, चलिए ठीक है, पास्कल में हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। एक एटीएम बराबर 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है प्रेशर का यूनिट, ठीक है। exerted by solution prepared by dissolving 1 ग्राम पॉलीमर जिसका मॉलिक्यूलर मास 185,000 इन 450 ml वाटर। एक बात बता दें, 450 ml को हम लोग 450 ग्राम भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं, वाटर के लिए सिर्फ लिख सकते हैं, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है ना, नहीं तो ये वॉल्यूम हो जाएगा, ये मास हो जाएगा, फिर हमको डेंसिटी चाहिए होगा, तब ml को ग्राम में लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते। लेकिन चूंकि ये पानी था इसलिए हम 450 ml को 450 ग्राम लिख सकते हैं फॉर वाटर, ये सिर्फ वाटर में ही होता है। और क्या लिखा है,
एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड में कोई बात नहीं होगा। कितना में बात होगा? केल्विन में बात होगा। ठीक है। आर का वैल्यू आप देखे होंगे 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन होता है। ठीक है। तो पास्कल में कन्वर्ट करना है, तो 0.821 इंटू 10⁵ पास्कल लीटर पर मोल पर केल्विन हो जाएगा। क्या? अब वैल्यू रख देंगे फॉर्मूला पे। पाई इज इक्वल टू CRT, यही पढ़े हैं। C बराबर N/V बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू V, ऊपर में R इंटू T। पाई ही तो निकालना है। तो वेट कितना ग्राम? 1 ग्राम, जिसका मॉलिक्यूलर मास है 185,000। आर का वैल्यू 0.0821 इंटू 10⁵ टेम्परेचर है 310 केल्विन और वॉल्यूम है 450, है ना। ग्राम की जरूरत नहीं है, 450। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए। बस इतना छोटा सा बात रहता है, घर पे थोड़ा ध्यान देना है क्वेश्चन के हिसाब से। अरे ये तो आपके क्वेश्चन में दिया है, आपको पिक एंड ड्रॉप करना है। पिक एंड ड्रॉप करना है, खोजिए और कॉपी में उसको लिखिए। फिर फॉर्मूला आपके पास रहता है जहां पे हम कहते हैं वैल्यू पुट पार्ट आंसर गेट गार्ड। देखिए वही हुआ है, वैल्यू पुट पार्ट किए, आंसर तो गेट गार्ड हो ही जाना है। हाँ 31 के करीब में आ रहा होगा। सॉल्व कीजिएगा इसको, है ना। 31 पास्कल है, 30.96 पास्कल है, पीए पास्कल। एक पॉइंट और होता है जिसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना, आरओ। अब समझते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ये आरओ कैसे काम करता है। क्या 1 पॉइंट इसका सॉल्यूशन? अच्छा ये ml है ना, हाँ 450 ml है, तो बटा यहाँ 1000, तो ml ही लिए हैं हम। बताए हैं कि पानी है तो ml और ग्राम एक ही बात है ना। तो 450 ml ही लिए वॉल्यूम। है ना, वॉल्यूम को लीटर में लेना रहता है, वॉल्यूम को हमेशा लीटर में लेना रहता है, इसलिए 1000 से भागा देना पड़ेगा। 450 ml है ना, तो 450 ml था, तो 450 बटा 1000, तो 1000 ऊपर जाके गुना हो जाएगा। नहीं आ रहा है? आ जाएगा, अब आता ही रहा है। आ ही जाएगा। गुना भाग करिएगा, उतना करिएगा, देखेंगे फिर नहीं आएगा तो हम तो यहीं पे रिवर्स ऑस्मोसिस।
इसी को एक्चुअली में बोला करते हैं हम लोग आरओ। सिंपल, घर में जो आरओ लगा रहता है उसको रिवर्स ऑस्मोसिस ही कहते हैं। एसपीएम लिखे हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सुनिएगा थोड़ा, दोनों तरफ सॉल्यूशन रखा गया है। अरे भाई यहां देखिए ना, वो आ जाएगा नहीं आएगा, कैलकुलेशन है ना भाई, गुना भागा। ये भी हम लोग का प्रैक्टिस करवाया हुआ रहता है। ये जो ऐसे करके छोड़ दिए ना, ये एक्चुअली में क्या किस बात का प्रैक्टिस है वो सुनिए। जब परीक्षा देने जाता है बच्चा आईआईटी मेडिकल का, तो उसको फिजिक्स में या केमिस्ट्री में तीसरा चौथा सवाल ऐसा मिल जाएगा जिसको वो कैलकुलेट करेगा और उसका आंसर में ऑप्शन से नहीं आ रहा है। अब वो सोच रहा है ऑप्शन में गलती, चौथा के बाद पांचवा बना रहा है, छठा बना रहा है, आठवां बना रहा है, दसवां बना रहा है, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है, चौथा का ऑप्शन में गलती है, हमारा तो सही था, हम तो ठीक है सही किए, हम तो सही बनाए। और ऐसे ही करते पूरा पेपर कंफ्यूज आ जाता है और एक मल्टीपल ऑफ मिस्टेक्स हो जाता है उसमें। ठीक है, तो थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, उसको घर पे भी कर सकते हैं, ये बर्दाश्त करना सीखना है। ठीक है, नहीं तो एक वो क्वेश्चन यदि पहला ही केमिस्ट्री का मिल जाए न्यूमेरिकल वाला और उसमें गुना भागा में उलझ जाइए, मालूम चलेगा पूरा 1.5 घंटा आप उलझे हुए मन से पेपर सॉल्व कर दिए। ठीक है, बना रहे थे 20वां और दिमाग रहे पहले पे कि ये 5 गुना 2 के, फिर से गुना करके देख रहे हैं कैसे कैसे था। ऐसा परीक्षा दिए तो ऐसा होता है क्या? तो उस तरह का प्रैक्टिस करिए ताकि उसका दिमाग से आउट फट से। सुनिएगा यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस है, 2 कंपार्टमेंट बनाए इसमें। ठीक है, एक तरफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रखेंगे और एक तरफ, और दोनों के बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन खास बनाया जाता है इसमें सेल्यूलोज एसीटेट का, सेल्यूलोज एसीटेट का, सेल्यूलोज नाइट्रेट का। ठीक है, रेयन भी कहा जाता है इसको। यही वो फिल्टर है जिसको 6 महीना में साल भर में बदला जाता है। नहीं आरओ का फिल्टर साफ करे, आरओ का फिल्टर बदलवाना है, आरओ गंदा हो गया, गंदा यही वाला होना है। ठीक है, ये खास पूछा जाता है कि कौन सा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कॉमर्शियल यूज का होता है। ठीक है, क्या नाम है? सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज रेयन। जनरली या कॉमनली बाजार में रेयन के नाम से जाना जाता है ना। रेयन का फिल्टर दीजिए, मजबूत होता है, प्रेशर बर्दाश्त करता है। ठीक है, जल्दी से फटता नहीं है ये। ऐसे तो हो सकता है और भी कोई सेलोफेन मेम्ब्रेन,
सेलोफेन मेम्ब्रेन। वैसे एग मेम्ब्रेन भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल है, और सेल मेम्ब्रेन तो है ही। ठीक है, इधर लगा दिए पिस्टन, इधर लगा दिए पिस्टन, जिस पे लग रहा होगा अपने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पानी का मूवमेंट हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक, इधर है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इधर है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन। आप थोड़ा ज्यादा समझने के लिए आप समझिएगा, ये वाला टंकी का पानी और ये वाला जो पीते हैं पानी वो है ना, जो पीना चाहते हैं, और ये वाला टंकी का पानी हाइपरटोनिक, गंदगी उसी में ना है ना। ज्यादा गंदा पानी कौन है? जो टंकी में पानी रखा, साफ तो उसी करके, उसी को साफ करके पीना है। फिलहाल मूवमेंट ऑफ वाटर इधर से इधर होगा। कॉमन ऑस्मोसिस में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। होता तो यही है, हो रहा है हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक, साफ पानी से गंदे पानी में पानी जा रहा है। यहां पिस्टन लगा हुआ है, पानी गया, देखते रहिएगा, पानी यहां तक पहुंच चुका है। ठीक है, अब ये पिस्टन पे हम प्रेशर लगा देंगे पाई। कौन सा प्रेशर हुआ ये? तो पानी का मूवमेंट रुक जाएगा कि ना रुक जाएगा? ठीक है, अब प्रेशर लगा देते हैं ग्रेटर देन पाई, मतलब ये पिस्टन को दबा के यहां पहुंचा देते हैं नीचे, है ना, सीधे इस पे खड़े हो जाते हैं। तो दबेगा, और दबेगा तो वाटर का मूवमेंट किधर से किधर हो जाएगा? हाइपरटोनिक से फेनोमेनन को कहेंगे गंदा पानी साफ पानी होने लगेगा, गंदा पानी साफ पानी होने लगेगा। इंप्योरिटीज यहीं पे रह जाएगा, जो गंदगी है वो यहीं पे रह जाएगा। चूंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में 75 एंगस्ट्रम का पोर्स है, तो पोर्स से तो सिर्फ वाटर ही जाएगा, सॉल्यूट तो जाएगा नहीं। तो पानी सिर्फ इधर से इधर जाएगा, सॉल्यूट इधर से उधर नहीं जाएगा। बस इतना सा काम होता है रिवर्स ऑस्मोसिस में। ठीक है, और ये प्रेशर कौन लगाता है सर? इसी के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है, वही मशीन उसमें लगा है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तो ये पिस्टन दबाए रखेगा, ताकि पानी का मूवमेंट इधर से उधर हो जाए। समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस किसको कहते हैं, समझ में आया? ये पहली बार इस्तेमाल हुआ था डिसैलिनेशन ऑफ वाटर के लिए, यानी नमक वाले पानी से नमक को रिमूव करने के लिए सेना के द्वारा इस्तेमाल किया गया था, पुणे के तरफ, है ना, जिधर में नमकीन पानी ही ज्यादा मिलता है। सेना में लोग रहते हैं, समुंदर रहता है अगल बगल में, पीने के लिए सिर्फ नमक का पानी है, तो वहां पे बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। तो सबसे पहली बार आरओ का इस्तेमाल वहीं पे किया गया था, नमक इधर ही रह गया और सिर्फ पानी इधर गया, है ना। और इसी फेनोमेनन को हम लोग अब घर पे आरओ मशीन लगा के करते हैं, जिसमें गंदगी टंकी में रह जाता है और पीने वाला पानी साफ हो जाता है। ठीक है, और भी उसमें बहुत सारा अल्ट्रा वायलेट रेज का ट्रीटमेंट है, मिनरल कार्टेज है, बहुत सारा चीज रहता है, लेकिन इसके अलावा बेसिक यही है। ठीक है, तो इधर में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सलाइन वाटर भी लिख सकते हो तुम। ठीक है, क्या लिख सकते हो? सेलाइन वाटर, सेलाइन वाटर। और इधर में सिर्फ क्या लिख सकते हो? वाटर, पहले से कुछ पानी रख देना है। ठीक है, phenomenon of movement of water from hypertonic solution to hypotonic solution across the semi permeable membrane called as reverse osmosis। ठीक है,
क्योंकि ये प्रेशर हमेशा इसको बर्दाश्त करना रहता है, इसलिए मजबूत मेम्ब्रेन चाहिए। मजबूत मेम्ब्रेन में दो नाम आता है, सेलुलोज एसीटेट और सेलुलोज नाइट्रेट। ठीक है, एप्लीकेशन क्या हुआ, डिसैलिनेशन ऑफ वाटर। बनाइए फोटो जल्दी से। लिख दिए। क्या लिख दिया जाए, फेनोमेनन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम hypertonic solution to hypotonic solution across the semi-permeable membrane इस फेनोमेनन में अंटिल द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ साइड इक्वल तो लिखाएगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि ये मूवमेंट इसके लिए होता ही नहीं कि दोनों तरफ का कंसंट्रेशन बराबर हो, वो इसके लिए होता है कि दोनों तरफ का कंसंट्रेशन कभी वो बराबर ना हो, गंदगी एक ही तरफ रह जाए, नमक एक ही तरफ रह जाए, इसके लिए ये फेनोमेनन करते हैं, क्योंकि ये अंडर प्रेशर होता है। तो ये लिखना जरूरी है, व्हेन वी अप्लाई प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ये अपने से नहीं हो रहा है। phenomenon of movement of water from hypertonic solution to hypotonic solution across the semi-permeable membrane when we apply pressure, when we apply pressure
मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। जब तक ये प्रेशर लगेगा ना तभी तक होगा, इसीलिए बिजली चाहिए, है ना। व्हेन वी अप्लाई प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। ठीक है, और एक एप्लीकेशन पूछा जाए तो इसका एग्जाम्पल है डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, है ना। रिमूवल ऑफ साल्ट फ्रॉम वाटर, डिसैलिनेशन किसको कहेंगे? रिमूवल ऑफ साल्ट फ्रॉम वाटर। इसी साल्ट को इम्प्योरिटीज कहते हैं, है ना। इधर में जब लगाते हैं तो इसी साल्ट को इम्प्योरिटीज कह देते हैं। लिखिए जल्दी से। ग्रेटर देन पाई, ग्रेटर देन पाई लिखें, नहीं समझे? जा अरे करेगा बदमाशी, बता लिख लिख कैसे करता है, समझाते हैं फिर से हम, एक बार फिर बोलेंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ओवर हो गया, लेकिन यहाँ पे चैप्टर ओवर नहीं हुआ है। चैप्टर में भी पढ़ना है आइडियल और रियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, जहां पे वेंट हॉफ फैक्टर भी आएगा, अभी 2 क्लास लगेगा, ठीक है। रियल सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन भी पढ़ना है। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम निकाल ली, है ना। देखो शुरुआत से देखना पड़ेगा फिर से इसको समझने के लिए, है ना। एक्चुअली में हर बात इसी से हुआ है, जब ये ही नहीं समझ में आया तब नहीं समझ में आया, सिंपल सा बात है। तो सुनिएगा, मूवमेंट ऑफ वाटर हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस कहते हैं उसको। कहां से कहां होता है? हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में। ऑस्मोसिस में यही ना होता है, हाइपोटोनिक से, बोलो ना एक बार, हाइपोटोनिक से, इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। अब यहां पे हम पिस्टन लगा के प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर लगा दिए, ठीक है। प्रेशर किसके बराबर लगाए? ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर लगाए। तो हमें पढ़ना था कि ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर यदि यहाँ पे प्रेशर आप लगा देंगे तो वाटर का मूवमेंट क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, ठीक है। हमने कहा कि ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर यदि प्रेशर लगाएंगे तो मूवमेंट ऑफ वाटर रुक जाएगा, लेकिन यदि प्रेशर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा दें, यानी पिस्टन को धक्का देकर के और नीचे कर दें, तो मूवमेंट ऑफ वाटर इधर से इधर नहीं हो जाएगा क्या? क्या? तो जब तक ये प्रेशर हम ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लगाए रखेंगे तो वाटर का मूवमेंट इधर से क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा, ठीक है। तो हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? वाटर का मूवमेंट रिवर्स डायरेक्शन में हो गया कि नहीं हो गया? इसीलिए फेनोमेनन को क्या कहते हैं? होता कब है? जब ये ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर होता है तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फेनोमेनन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अक्रॉस द
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. When we apply pressure greater than osmotic pressure, called as reverse osmosis. एग्जाम्पल है डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, यानी नमक पानी सॉल्यूशन जो मिक्स रहता है उससे पानी सिरप निकालना, नमक वहीं पे छोड़ देना. डीपीपी कहाँ है, जरा लाइए हमको, एक आध को दीजिए, हम लिखेंगे. ऑस्मोटिक प्रेशर वाला क्वेश्चन देखें. हो गया. हो गया जी. क्वेश्चन लिखिए, लिखिए क्वेश्चन. फाइंड आउट द osmotic pressure of 0.25 molar aqueous solution of यूरिया. यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2 एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड. ऑप्शन ए 6.15 ATM. ऑप्शन बी 0.615 ATM. ऑप्शन सी 0.0615 ATM. ऑप्शन डी 61.5 ATM. बताइए. उतारिए क्वेश्चन, उतारिए. सबको बनाना चाहिए आप लोग को, घर देख भी नहीं करते, कुछ तो दे दीजिए. खैर जो मेरा काम हम करते हैं. क्वेश्चन उतारिए. फाइंड आउट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.25 मोलर, बड़ा वाला एम है मोलर, मोल पर लीटर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया. इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिएगा. 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2 नहीं 60 आएगा. मॉलिक्यूलर मास 60, जरूरत लेकिन लगता है नहीं. 0.25 मोलर कंसंट्रेशन दे दिया है. टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड. 273 जोड़ देंगे 300 केल्विन. ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, आंसर एटीएम में है. तो आर का वैल्यू 821 ATM लीटर
पर मोल पर केल्विन, है ना। तो पाई इज इक्वल टू CRT, सी दिया है 0.25, आर का वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 300 केल्विन, 25/100, 2 शून्य कट गया, 25 दिया 75 गुना 0.0821, 7 8 56, 60, 615, 1000, 6.15, 75 multiplied by 0.0821, 6.15। देखिए कितना आसान, बस वैल्यू पुट पाट आंसर। अच्छा 4 नंबर, चलिए ऑस्मोटिक प्रेशर पे नहीं है ना इसलिए बन जाएगा। मोडालिटी मोडालिटी ऊपर नीचे काट देना, डेल्टा TF बाई डेल्टा TB बराबर KF बाई KB। डेल्टा TF पता है, डेल्टा TB निकालना है, KF और KB का वैल्यू दिया हुआ, कंसंट्रेशन बराबर हो गया, मोडालिटी काट देना, ठीक ना। जी सर, वो लिखा है क्वेश्चन है, अब जो मन करे तुम्हारा मन, क्या उतारोगे तुम जानो, है ना। वो कैलोरी पर केल्विन पर मोल है, 1.9 कैलोरी लिख देना। बन गया। शांति शांति, अगला सवाल दें। ये बदमाशी नहीं। टू सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज लिखिए, टू सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज लिखना था, पहले वाला उतारा नहीं था। लो क्वेश्चन लिखो बाकी। टू सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज have osmotic pressure, two solution of glucose have osmotic pressure 1.5 and 2.5 atm, 1.5 and 2.5 atm, कॉमन नहीं फुल स्टॉप देना है। 1 liter of first solution, 1 liter of first solution is mixed with 2 liter of second solution, 2 liter of second solution, full stop. The osmotic pressure of the resultant solution will be, अब निकालो, ऑप्शन तो हम देंगे। हाँ बोलो ना। आई
क्या हो गया जे? क्या दिक्कत है बोलो ना, क्या कुछ करते रहता है? मतलब पीछे घूमिए, उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं। अब बोल भी दिए सर, सवाल भी लिख रहे हैं, अब क्या चाहिए? कुछ छूट गया होगा तो इसमें मिलाओ। ये ऑप्शन है। क्या आया बच्चे? दिखाइए कैसे बना दिए आप। और कोई बनाए? थोड़ा सा नया है। हम्म। ठीक है। सवाल तो लिख लिए होंगे। तो कहता है दो सॉल्यूशन है ग्लूकोज ही का, दोनों है, टू सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज हैव ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 लिख देते हैं 1.5 एटीएम, और पाई 2 भी है 2.5 एटीएम, दोनों एक ही ग्लूकोज सॉल्यूशन है, मतलब ग्लूकोज का ही दो सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन यानी V1 कितना 1 लीटर, मिक्स विथ 2 लीटर ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन 2 लीटर, है ना, और दोनों को मिक्स कर दिया तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर बराबर हो गया V1 प्लस V2 बराबर 1 प्लस 2, 3 लीटर। ठीक है, तो द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन यानी जो 3 लीटर सोल्यूशन बना ना, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देना पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2, दो सोल्यूशन मिक्स कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू पाई m मिक्सचर का और V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, क्या, तो पाई 1 1.5 एटीएम, V1 1, पाई 2 2.5, V2 2, पाई m मिक्सचर का ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं पता है, जब मिला दिया तो ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं पता है, लेकिन वॉल्यूम तो पता है ना 3, तो 1.5 प्लस 5.0, 5 1 6.5, 6.5 भागा 3, 3 दूनी 6, 1 2.1
एक 6 एटीएम लिख देते हैं। ये मिक्सचर का फॉर्मूला हो गया। आपको एक फॉर्मूला भी मिला कि जब दो सॉल्यूशन को मिला दिया जाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। पाई वन वी वन प्लस पाई टू वी टू बराबर पाई एम वी वन प्लस वी टू। एक्चुअली में इसका कंसेप्ट आइडियल गैस इक्वेशन पीवी बराबर एन आरटीए में है। पी वन वी वन प्लस पी टू बराबर पी एम वी वन प्लस वी टू। और यदि डीपीपी में है तो कोई ना कोई परीक्षा में तो भी किया होगा। हो गया। अभी नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन रे वैसे से नहीं बोलो, इतना ही बोलेगा यहाँ पर ही। हाँ क्या क्या नीचे जाकर के वो डंटा लाठी करता है। इस तरह का न्यूसेंस करता क्यों है? तुमको उससे क्या लेना देना है? हाँ माहौल बनाता है लड़ने का। और बोलेगा यहाँ माहौल खराब है। वो खुद खराब है कि माहौल खराब है? और इस तरह के काम से बचिए आप लोग। ठीक है। क्वेश्चन सर सब लूज टॉक करिए ही नहीं। देखिए लिख लिए होंगे। ठीक है। कहिएगा तो छोटा वगैरह भी होता हो, उसमें कोई झमेला नहीं कि सर लिखे नहीं थे। लिखिए। वो तो जल्दी कहते इसलिए कि थोड़ा प्रेशर में नहीं है, नहीं तो काश कुछ ही बोला अभी कहा आयुष गधा सब। 3.8 अल्लाह इतने काम के लिए ही पटना पहुंचे। बाबूजी से 10,000 रुपये महीना लेते हैं हया इतने ही बोलने के लिए। बी 4.926। सी 2.92 एटीएम। डी 9.42 एटीएम। देखिए ये सवाल भी अच्छा है। और ये तो मेंस का सवाल है साहब। थोड़ा थोड़ा सा बात के लिए गैसियस स्टेट्स को थोड़ा सा यहाँ पे ला करके मिक्स किया, क्योंकि प्रेशर पाई था। सब डिफरेंट टाइप्स है, इसलिए लिखना भी है क्वेश्चंस को।
यहाँ पे एनसीईआरटी में इसका वेरिएशन कम मिलेगा, क्योंकि गैस इक्वेशन में था, इसलिए वेरिएशन थोड़ा कम है क्वेश्चन का। उसमें 2 या 3 गो क्वेश्चन भी है। अरे वो कुछ नहीं होगा, आप लिखो ना यार। 18 ग्राम ग्लूकोज, 6 ग्राम यूरिया, डिजोल्व इन 1 लीटर, है ना, ऑफ एक्वस सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। दो तरह का चीजें हैं, एक 18 ग्राम ग्लूकोज है और साथ में 6 ग्राम यूरिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाए? 18 ग्राम यूरिया सॉल्यूट ही कहेंगे 18 ग्राम ग्लूकोज को, और 6 ग्राम यूरिया भी सॉल्यूट हुआ। आंसर 18 ग्राम 18 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है, और 6 ग्राम यूरिया, ये दोनों ना मिला हुआ है 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो 2 सॉल्यूट है। जैसे अभी गर्मी का दिन में पानी और चीनी मिला के तो पीते ही हैं, थोड़ा सा नमक भी मिला दीजिए तो डिहाइड्रेशन कम जाए। तो वैसे ही सॉल्यूशन बनाया है कि पानी लिया, थोड़ा सा नमक भी लिया, थोड़ा सा चीनी भी लिया। तो नमक चीनी जब दोनों ले लेंगे बाबू, लाइक ग्लूकोज यूरिया दोनों लेंगे, तो दोनों का नंबर ऑफ मोल तो जोड़ना पड़ेगा ना, कि इतना मोल हम यूरिया लिए, इतना मोल हम ग्लूकोज लिए। तो नंबर ऑफ मोल ग्लूकोज का 18/180 कितना मोल? 0.1 मोल। नंबर ऑफ मोल यूरिया का 6/0.1 मोल। तो टोटल नंबर ऑफ मोल 0.1 प्लस 0.2 मोल। बस यही नया था इस सवाल में, और कुछ नहीं। ठीक है, अब तुम लोग को लगाना था ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बराबर, या पाई भी बराबर एनआरटी पढ़ा था, ठीक है। तो पाई नहीं पूछता है, वॉल्यूम 1 लीटर दिया है, तो लीटर दिया है तो बढ़िया ही है, एमएल में कन्वर्ट करना नहीं है, टोटल नंबर ऑफ मोल पुट करना है 0.2। और आर का वैल्यू एटीएम में आंसर है कि बार में आंसर है, ये देख के पुट करना है। और टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो 300 किलो। तो पाई इज इक्वल टू 8 से 24 दूनी 48। ऑप्शन देख करके बिना गुना उना करके भी आदमी सोचेगा, यदि इस तरह का ऑप्शन है तब तो सोचेगा। कैसे? 8 या 24 दूनी 48, 48 49 के करीब में कौन सा आंसर है? दशमलव आगे पीछे ध्यान में रखते हैं हम लोग। तो 4.92 है, बाकी तो कोई है ही नहीं, है ना। एक्चुअली में एम तो यही सब रहता है, गुना भागा करके आ ही रहा होगा, है ना। इधर तो जो सॉल्व करे तो 9 to 6 आया कि 9 to 1 आया, उस पर भी मार हो जाता है। लेकिन ऑप्शन ऐसा है कि आदमी काम चला देगा। तो दो तरह का सॉल्यूट रहेगा, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये सिखाएं इसमें। हो गया? हो गया?
एक क्वेश्चन और देंगे, बड़े देखिए ना जी, है कुछ ये सब क्वेश्चन में खुद ही लिख के देता है, फॉर्मूला यही है, वैल्यू पुट पार्ट और आंसर, बस यही सवाल। क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, जानते हो 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब लिखा है क्वेश्चन में, ऑफ यूरिया। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट तो 60 जानबे करते हो तुम लोग, नहीं जानते हो क्या, लिखा है सवाल में, इज आइसोटोनिक विथ 5% सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब समझता है, ल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब जिसका वेपर नहीं बने। देखिए कैसे बनेगा, उतारिए तो पहले, बनेगा तो बनबे करेगा। उतारिए ना क्वेश्चन जी, अभी क्या थकना है। उतर गया, ये सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब यानी 10 ग्राम पर लीटर लिखा हुआ है, 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। तो प्रॉब्लम क्या है, 10 ग्राम W 10 ग्राम, वॉल्यूम 1 लीटर, इज आइसोटोनिक विथ 5% सॉल्यूशन, मॉलिक्यूलर मास यूरिया का 60, ये पहला केस है, और ये आइसोटोनिक है। 5% सॉल्यूशन का मतलब वेट कै ग्राम, 5 ग्राम, कितना ml वॉल्यूम में, अरे प्रतिशत का मतलब यार 5 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 5% वेट बाई वॉल्यूम। क्या इस 5% में दो बात छिपा हुआ है, आप लोग हो जाते हैं एकदम से शून्य कि क्या करेंगे, 5% लिखा हुआ है, चल जाते हैं छठा क्लास में प्रतिशत वाला मैथ सोचने। 5% सॉल्यूशन चैप्टर है, मतलब 5% सॉल्यूट होगा 100 ml सॉल्यूशन में या 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो हमें इस क्वेश्चन में वॉल्यूम चाहिए, 100 ml में लिखेंगे। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये नहीं पता है, ये पता था। सॉल्यूशन कैसा है, आइसोटोनिक है,
कैसा सॉल्यूशन है? तो फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन आज पढ़े थे, आज पाई 1 बराबर पाई 2 पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? C1 बराबर C2 भी होता है, पाई 1 बराबर पाई 2 भी होता है। तो ये सब 1 1 का केस है और ये सब 2 2 का केस है ना। और जब पाई 1 बाई पाई 2 होगा, C1 बराबर C2 भी होगा कि नहीं होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। अब बताओ, जब C1 बराबर C2 होगा तो नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम V1 बराबर नंबर ऑफ मोल 2 बाई वॉल्यूम V2 होगा कि नहीं होगा। और नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाई मॉलिकुलर वेट इनटू V1 होता है कि नहीं होता है। और W2 M2 V2 सब कुछ तो दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम किस चीज में चाहिए, लीटर में, ठीक है। तो W1 कै ग्राम, 10 ग्राम, जिसका मॉलिकुलर मास है 60 और वॉल्यूम है 1 लीटर। W2 5 ग्राम, जिसका मॉलिकुलर मास नहीं पता है, वॉल्यूम 100 ml, 100 बटा 1000, 100 बटा 1000 लीटर में 100 ml, 100 ml को लिखे लीटर में 100 बटा 1000, कट गया, कट गया, कट गया ना जी। 1/6 बराबर 50 बटा M2, 5 और 10, तो M2 बराबर कितना, 60 पचे 300 ग्राम पर मोल है आंसर जी। बोलो कितना भारी था तुम लोगों के लिए, कुछ बुझा ही नहीं रहा था, ऐसे लग रहा था। और सवाल कहाँ छूटका, को न पाई चाहिए न था, न कुछ चाहिए था, कंसंट्रेशन बराबर करना था। तो सॉर्टेड तो है, ये बना कितना में, ये इतने में तो बना, शॉर्ट ही है नहीं। इतना तो लिखे कि दिया क्या है। एक तो क्वेश्चन लिखा है, ब्लड सेल डू नॉट श्रिंक इन ब्लड। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब न्यूमेरिकल नहीं है, ऐसे ही है, थ्योरी वाला है ना, बर्दाश्त कर लो। ये सीट आप ही के पास है, ठीक है, तो बनाइएगा, बाकी सब सवाल बनेगा। और इनफैक्ट इतना ही था जो अलग था, बाकी इसमें हर तरह का सवाल हम आपको बता दिए। अगले दिन पढ़ाएंगे आइडियल और रियल सॉल्यूशन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाला है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नहीं समझ रहे, नहीं सुनाई पड़, पिछले दिन नहीं आए थे क्या? डाल
बच्ची लोग सब इधर ही दो दो तीन तीन बेंच में बैठेगी, कुछ बोलना ना पड़े, है ना, इधर ही तीन तीन बेंच में सीधा बैठ जाए। एक मिनट रुको बताते हैं जीपीएस में। रुको, चलो ना ऑफिस से बताते हैं, आते हैं। हाँ हाँ हाँ।